वक्त आ गया रिपोर्ट कार्ड सीरीज में आपको दूसरा रिपोर्ट कार्ड दिखाने का, और आज का रिपोर्ट कार्ड है रियलमी का। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन, और जारी है ट्रू कॉलर प्रेजेंस रिपोर्ट कार्ड 2021। सैमसंग का रिपोर्ट कार्ड को हम आपको दिखाई चुके हैं और आज बारी है रियलमी की रिपोर्ट कार्ड की। और इसे मेरा साथ देंगे नंद गोपाल राजन, जो कि हैं एडिटर इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन, और साथ ही साथ निमिष दुबे, जो कि हैं कंसल्टिंग एडिटर द मोबाइल इंडियन, और साथ ही साथ एक जाने माने टेक एक्सपर्ट भी। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमने आपको बोला था ना कि हमने ट्रू कॉलर से आज कल थोड़ी गुफ्तगू की थी, मतलब बातचीत की थी, क्या हो रहा है, क्या लेटेस्ट हो रहा है। तो पहले तो हमने उनसे पूछ लिया था आपके नए फीचर्स क्या थे। अब हमने उनसे पूछा कि भैया बताइए कि जो आपका ये जो ऐप है, आप पैसे कैसे बताते हैं, तो थोड़ा बताइए। तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन संदीप, एंड काफी लोगों का यही सेम क्वेश्चन है कि अगर आप ऐप फ्री में दे रहे हैं तो ट्रू कॉलर का रेवेन्यू मॉडल क्या है। एंड सबसे इजी आंसर इसका यही है कि हमारे 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। पहला रेवेन्यू आता है एडवर्टाइजिंग से, दिस इज द बिगेस्ट चंक ऑफ द रेवेन्यू। तो इन ऐप एडवर्टाइजिंग जो कहते हैं, इट इज वेरी डिस्क्रीट एडवर्टाइजिंग, टेक्स्ट बेस्ड और बैनर बेस्ड एडवर्टाइजिंग जो ट्रू कॉलर के अंदर है, ये हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शंस, जो कुछ लोग अगर चाहते हैं वो एक मंथली या एनुअल सब्सक्रिप्शन फी देके वो ट्रू कॉलर यूज कर सकते हैं विदाउट एड्स, और हाँ, इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे। थर्ड इज ट्रू कॉलर बिजनेस सोल्यूशंस। कुछ बिजनेसेस हैं जो अपने कस्टमर्स को काफी कॉल करते हैं, उनको वेरीफाइड आइडेंटिटी चाहिए होता है, दैट इज ग्रीन वेरीफाइड बैज, ग्रीन कॉलर आईडी, जिसमें ट्रू कॉलर उनका आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं एंड उनका जो नेम है, लोगो है, जो उनकी ब्रांड आइडेंटिटी है, वो लॉक कर देते हैं। तो दैट ट्रू कॉलर चार्जेस द बिजनेसेस फॉर, बट ये एक्चुअली एक कंज्यूमर्स के लिए फीचर है, इट इज एन एंटी फ्रॉड फीचर। अगर कंज्यूमर को मान लीजिए उनके बैंक से कोई फोन कॉल आ रहा है एंड दैट बैंक इज अ वेरीफाइड नंबर, कंज्यूमर कैन बी श्योर दैट इट इज एक्चुअली अ कॉल फ्रॉम द बैंक। तो ये 3 मेन रेवेन्यू मॉडल्स हैं ट्रू कॉलर के। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेगमेंट, जो कि है नंबर का खेल। फ्रेंड्स, 2021 में रियलमी ने 25 स्मार्टफोन के मॉडल्स भारतीय मार्केट में लॉन्च किए, और अगर बात करें उनके वेरिएंट्स के, जितने भी सब वेरिएंट्स होते हैं, उनको मिला के कितने हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली हाफ सेंचुरी मारी है। यानी कि 50 डिवाइसेस इस साल उन लोग ने कुल मिला के लॉन्च किए। और अब रुक करते हैं प्राइस सेगमेंट का, किस प्राइस सेगमेंट में कितनी डिवाइसेस लॉन्च किए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडर 15,000 की। उसमें इस साल उन लोगों ने 27 डिवाइसेस लॉन्च किए हैं, और यानी कि 54% जो डिवाइसेस इस साल उन्होंने लॉन्च किए वो सब बजट में थे, अंडर 15K। और अब नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, वो है 15K टू 30K सेगमेंट। इसमें उन लोगों ने 19 डिवाइसेस लॉन्च किए, यानी कि 38% जो डिवाइसेस थे इनकी, वो सेकंड वाले सेगमेंट में आ रही थी। और उसके बाद अब अगले सेगमेंट की ओर रुख करते हैं, वो है 30K टू 45K। इसमें उन लोगों ने 4 डिवाइसेस लॉन्च किए, और कुल मिला के होती है 8%। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि उन लोगों ने अबाउ 45,000 कोई भी डिवाइस भारतीय मार्केट में लॉन्च नहीं की, और पूरा का पूरा फोकस सैमसंग की तरह ही अंडर 30K के सेगमेंट में था, कि उन दो सेगमेंट 15K और 15 टू 30K सेगमेंट है, इसमें अपने मैक्सिमम डिवाइसेस लॉन्च करें। फ्रेंड्स, अब आ गई है हिट्स एंड मिसेस के बारे में बात करने की। रियलमी के लिए 2021 उनके लिए कैसा रहा, क्या उन्होंने अच्छा किया, क्या बुरा किया, या फिर कौन सी चीजें हैं जिसमें उनको और इम्प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैंने आपको बताया था थोड़ा टाइम पहले हम मीडियाटेक की लीडरशिप टीम से मिले थे। तो अब हमने उनसे पूछा कि भैया आजकल सब लोग R&D की बातें कर रहे हैं कि हम लोग बहुत R&D कर रहे हैं, आप भी कुछ R&D में कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। So, MediaTek we have 2 R&D centers in India. एक तो नोएडा में है और एक बैंगलोर में है। बैंगलोर में हम एक्चुअली बहुत कुछ कर रहे हैं। If you look at it, every single chipset that MediaTek is producing, Bangalore R&D center is heavily involved in development of each and every one of those designs. बोथ हार्डवेयर से भी और सॉफ्टवेयर से भी। हम लोग जैसे 5G, AIoT, एज AIoT, ये सब बड़े बड़े चीज पे वी आर ऑल वर्किंग ऑन very well. And MediaTek this year, if
all of you know that it has been declared number one in the smartphone segment, right? And if you look at our revenue, हमारा revenue तो मतलब 2001 में it was $0.5 billion, और अभी इस साल अगर देखो 2021 में it's actually $17 billion. That is a huge exponential growth in the last couple of years. And R&D में, if you look at it, there is almost $3 million investment जो कि R&D में हुआ है, and that's one of the biggest investments that we have seen, across semiconductor companies worldwide. So friends, अब बात करते हैं नंदू से। नंदू, आपके हिसाब से 2021 में रियलमी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा? स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये रहा कि वो पहले जो है 1-2 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो किया। मतलब रियलमी के जितने नंबर्स हम दिख रहे थे कि ग्रोथ नंबर्स, वो तो अनप्रेसिडेंटेड थे इंडस्ट्री के लिए। तो इस साल पैंडेमिक के बावजूद भी वो उन्होंने अपना एक ग्रोथ जो है मेंटेन किया। उसी रेट पे नहीं है, बट उसके लिए उन्होंने बहुत सारे डिवाइसेस लेके आए। स्मार्टफोन्स के आगे भी देख रहे हैं लोग, काफ़ी कुछ बहुत सारे सेगमेंट्स में घुस रहे हैं। सो 1-2 साल पहले शायद आप मेरे से पूछ लेते तो मुझे श्योर नहीं था कि कितना टाइम मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन 2021 में तो उन्होंने अपना ग्रोथ मेंटेन किया। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा लंबा रेस के घोड़े बन सकते हैं शायद। शायद निमिष, आपको क्या लगता है 2021 में रियलमी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा? सवाल का जवाब देना मुश्किल है संदीप को। इसी से पता चल जाता है कि रियलमी के लिए 2021 कैसा था, क्योंकि जैसे अनुपाल ने कहा था कि काफ़ी एक्सपैंड किया था, और एक तरह से अगर हम कहें सैमसंगाना काइंड ऑफ अंदाज हो गया था कि आप हर सेगमेंट में आपके 3 फोन हैं, आपके सब ब्रांड हैं, आपका ये भी है, आपका डीजो भी है, आपका नार्जो भी है। तो एक बहुत ही कुछ लोग कहेंगे अटेंशन बिखर गया था, कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि अब ये हाल हो गया है कि आप किसी भी सेगमेंट में जाइए, 5,000 से लेकर के 40,000 तक रियलमी का एक फ़ोन आपके सामने प्रकट होगा, कम से कम एक फ़ोन। तो ये मेरे लिए था कि उन्होंने एक प्रेजेंस बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि निमिष ने कहा सैमसंगिया वाला प्यार हो गया था उन्हें। तो मेरा जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि अगर हम पिछले 2 साल से रियलमी की जर्नी देखें, उन लोग ने कभी भी डिवाइसेस की जो फ्लो है उसको कम नहीं की। ताबड़तोड़ मार्केट में डिवाइसेस लॉन्च करते रहे हैं, एक के बाद इतना, यहां तक कि ये भी कह सकते हैं कभी कभी 2 डिवाइसेस के जो बीच में जो गैप होता था, लगता नहीं था ये लॉन्च क्यों किया है। लेकिन मेरे हिसाब से उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, क्योंकि जो एक स्ट्रैटेजी 2 साल से दिखा रहे हैं कि हम मार्केट में हर एक प्राइस सेगमेंट में जो 500 रुपए का डिफरेंस भी होगा उसमें डिवाइस लॉन्च करेंगे, वो इस साल भी इन लोग ने जारी रखी। निमिष, अगर एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें, मिसेस की बात करें रियलमी की 2021 की, वो कौन सी होगी? जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही वीक पॉइंट है संदीप जी। शायद इन्होंने इतने ज़्यादा रिलीजेस कर दिए हैं कि टेक एक्सपर्ट्स की तो बात अलग ही है, क्योंकि उनके पास कई फ़ोन आते हैं, लेकिन कंज्यूमर तक हल्का सा कंफ्यूज हो गया है। अब ये अच्छी बात भी हो सकती है क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर फ्लिप साइड पे देखिए तो अगर आप अब जैसे आप अभी किसी भी रियलमी फ़ोन के बारे में सोचिए तो 1 या 2 नाम उभर के नहीं आते, कई नाम उभर के आते हैं, और अजीब बात है उन नामों में फ़र्क क्या है ये कहना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड सा आलम हो गया है। आपके पास फ़ोन हर जगह है, लेकिन वो फ़ोन क्या करते हैं, उनके बारे में क्या खास बात है, ये शायद ब्रांड कम्युनिकेट नहीं कर पाया। राइट। सो नंदू, आपको क्या लगता है साल उनका मिसिंग लिंक क्या था, कमजोर कड़ी क्या थी? मैं निमिष के साथ एग्री करूंगा। और ये सैमसंग के बारे में जो बोल रहे थे ना, ये सैमसंग का जो कारपेट बॉम्बिंग होता है उसमें एक मेथड है उस मैडनेस में। देखो आप अभी किसी से पूछो, उनको शायद एक्सैक्ट मॉडल नहीं पता होगा, लेकिन सैमसंग की सीरीज सबको पता होता है। ए सीरीज है या एस सीरीज है, एम सीरीज है, वो क्लियर डिफरेंशिएशन है। आप रियलमी का किसी को पूछो, उनको तो शायद सीरीज भी नहीं पता होगा। तो ये कंफ्यूजन जो है हम लोगों में तो है ही, तो ऑब्वियसली वो कंज्यूमर में भी होगा। लेकिन आप दूसरी तरह से देखोगे कंज्यूमर को इतना फर्क नहीं पड़ता, वो आता है, एक फोन देखता है, खरीदता है। राइट। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए कि इस साल उनका नेगेटिव पॉइंट क्या रहा, जैसे नंदू ने कहा कारपेट बॉम्बिंग बिल्कुल की, उन्होंने बहुत सारे फोन लॉन्च किए, लेकिन कहीं पर भी उनकी एक ओरिजिनल छाप नहीं नजर आ रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि पूरे साल भर वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं जो Xiaomi कर रहा है, चाहे डिवाइस पोर्टफोलियो हो या सब सेगमेंट वाला ब्रांड हो उनका। उन्होंने डीजो लॉन्च किया था, या नार्जो की बात कर ले तो ऑलमोस्ट वहां से मिलती जुलती स्ट्रैटेजी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कैचिंग अप कर रहे हैं, अगर वो ये कर रहे हैं तो हम भी कर देंगे, या उनको पता लगता है कि वो ये करने वाले हैं, उससे पहले हम एक दाव चल देंगे। लेकिन यूनिकनेस, एक्स फैक्टर, जहां पर कहे बॉस ये रियलमी का काम था, ये मिसिंग था।
फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की और इसमें हम बात करेंगे टॉप 3 स्मार्टफोन्स फ्रॉम रियलमी। सो फ्रेंड्स इस साल रियलमी ने लंका लगा दी थी कि पूरे के पूरे डिवाइसेस की पूरी छड़ी लगा दी थी कि एक के बाद एक डिवाइसेस लॉन्च कर रहे थे। और अगर बात करें मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से नंबर 3 पे जो फोन था उनका वो था Realme 8s 5G। कारण पहला उनका फोन था 5G फोन जो 15,000 के आसपास आया था और फोन ओवरऑल अच्छा था, उसमें कोई मेजर कमियां नजर नहीं आ रही थी। निमिष नंबर 2 पे किसको हम रखेंगे? मैं Realme के X7 Pro को रखूंगा संदीप, क्योंकि Dimensity 1000 चिप के साथ पहले कुछ फोनों में से एक था और स्लाइटली प्रीमियम फिनिश था, अच्छे कैमरे थे, अच्छा डिस्प्ले था। इट वाज अ वेरी बैलेंस्ड फोन। और जैसे हम कहते हैं ना कि फ्लैगशिप से थोड़ा नीचे जहां नॉट बाद में आया, वो सेगमेंट इस तरह से X7 Pro ने डिफाइन किया था उस समय। और अभी भी तो उस समय दाम ज्यादा था, अब तो और कम हो गया है। जबरदस्त फोन था X7 Pro। राइट नंदू, आपके हिसाब से नंबर 1 पे कौन सा फोन रहेगा? मुझे लगता है GT मास्टर एडिशन जो है, जो उनका बहुत हटके दिखने वाला फोन है। थोड़ा सा सिंटेक्स 90 लगा लगता है, बट फिर भी वो हटके है। सो अगर आप Xiaomi की बात करो तो Xiaomi के अगेंस्ट एक फोन है उनके पास जो एकदम डिफरेंट लगता है। राइट सो फ्रेंड्स बस इतना ही आज के इस एपिसोड में। देखते रहिए द मोबाइल इंडियन। जल्दी हम आएंगे एक और नए रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हम तीनों को दीजिए इजाजत।